हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, अब बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनके रिवीजन के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास, जिसमें एक वीडियो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाइए और एक बार वीडियो को देखिए। जो भी कन्फ्यूजन हो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियोज़ डाला था वो है चार्टर एक्ट 1813 और आज का हमारा वीडियो होगा चार्टर एक्ट 1833 पर। इससे पहले आपने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट और जाना था प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है और कैसे स्टार्ट हुए। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट को लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र भी कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है सिर्फ बीएड के लिए ही नहीं है, वरन डीएलएड और बीए एजुकेशन से पढ़ने वाले भी इसे देख सकते हैं और जो भी उनको कन्फ्यूजन हो उनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, चार्टर एक्ट 1833 या लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। मैकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रकांड विद्वान था और साथ ही साथ वह कुशल वक्ता और लेखक भी था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उससे यह अपेक्षा की कि वह 1813 के जो आज्ञा पत्र में वर्णित धनराशि थी उसकी व्याख्या करे। वह धनराशि 1833 में बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई थी। उसके व्यय के मद को स्पष्ट करे और साहित्य तथा भारतीय विद्वान का अर्थ स्पष्ट करे। साथ ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति के लिए सुझाए। यानी कि जो 1833 में जो भी धनराशि के व्यय की बात की गई थी, जो धनराशि आवंटित की गई थी, उस धनराशि के व्यय के बारे में बताना था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाना था और जो भारतीय विद्वान का अर्थ था उस भारतीय विद्वान के अर्थ को स्पष्ट करना था लॉर्ड मैकाले को। मैकाले ने सर्वप्रथम 1833 के आज्ञा पत्र की तर्क संबंधी धारा 43 का गंभीरता से अध्ययन किया। उसके बाद उसने कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के लिखित वक्तव्यों का भी अध्ययन किया। यानी कि जो मैकाले था उसने 1813 के जो 43वीं धारा थी उसकी बेहतर तरीके से अध्ययन करने के बाद प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के लिखित वक्तव्यों का भी अध्ययन किया और अंत में 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के सामने पेश किया। इस विवरण पत्र को मैकाले का विवरण पत्र भी कहा जाता है। 1813 की आज्ञा पत्र के 43वीं धारा की व्याख्या मैकाले कैसे करता है उसको देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 3 मुद्दों आवंटित धनराशि की व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द का अर्थ और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान आते हैं, इनकी व्याख्या की। पहला उसने किया धनराशि के व्यय की व्याख्या। जो धनराशि मिल रही थी स्टार्टिंग में 1813 में 1 लाख की धनराशि थी और 33 आते आते वह धनराशि 10 लाख हो गई थी। उसके मद को कैसे स्पष्ट करता है। धनराशि व्यय की व्याख्या। मैकाले ने स्पष्ट किया कि धनराशि को व्यय करने के संबंध में सरकार में कंपनी पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वह जिस मद में चाहे धनराशि को व्यय कर सकती है। उसका कहना था कि सरकार का पैसा है, सरकार जैसा चाहे वैसा व्यय कर सकती है। साहित्य शब्द की व्याख्या। मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से अर्थ केवल भारतीय साहित्य यानी कि संस्कृत, अरबी और फारसी आदि साहित्य ही नहीं है, वरन इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य यानी कि अंग्रेजी और लैटिन भी आते हैं। और भारतीय विद्वान की व्याख्या उसने की कि भारतीय विद्वान की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा इसने केवल भारतीय भाषाओं यानी कि
संस्कृत और अरबी के विद्वान ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं। यानी कि उसने कहा कि जो भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वान में सिर्फ भारतीय विद्वान ही नहीं आते अपितु उनमें अंग्रेजी साहित्य के जानने वाले भी आते हैं। जैसे उसने कहा कि लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी इस श्रेणी में आते हैं। ये था उसके सुझाव, ये था उसके वक्तव्य जो उसको कहा गया था, जिस पर उसको चर्चा करने के लिए कहा गया था। अब उसने सुझाव भी दिए थे, शिक्षा संबंधी उसने कुछ सुझाव दिए थे। उसके सुझाव क्या थे वो देखते हैं। लॉर्ड मैकाले का सुझाव, 1813 के आज्ञापत्र की तर्क संबंधी धारा 43 की व्याख्या के बाद उसने कुछ सुझाव भी दिए, और सुझाव कैसे थे वो हम देखते हैं। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। जो मैकाले था वह प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक मानता था। वह मानता था कि भारतीयों का जो साहित्य है वह निरर्थक है। उसने कहा कि भारतीय साहित्य के विषय में मैकाले ने कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है और भूगोल के सिरे एवं मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। चिकित्सा शास्त्र ऐसा है कि अंग्रेज पशु चिकित्सक को शर्म आ जाए, और ज्योतिष शास्त्र को उसने बताया कि अंग्रेज स्कूल की लड़कियां भी हंसेंगी। इसलिए उसने कहा कि यह पढ़ना निरर्थक है, व्यर्थ है, यानी कि इस पर सरकारी धन व्यय नहीं करना चाहिए उन्हें, बल्कि उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए और पाश्चात्य स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण बताई। मैकाले का मानना था कि जो पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य साहित्य है, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य था और उसकी रचना करने वाले संसार के सर्वश्रेष्ठतम व्यक्ति थे। उसने एक विवरण पत्र में लिखा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। वह पहले से ही जानता था कि हमें शासन करना है तो सबसे पहले भारतीयों के परंपरा, उनके जो शैक्षिक विचार हैं और उनके धर्म को समाप्त करके हमारे यहाँ की जो भी नैतिकता है, जो भी उनके यहाँ की शैक्षिक विचार या वहाँ के धर्म थे, उनका प्रसार करना चाहता था। वहाँ की शिक्षा का प्रसार वो यहाँ पे करना चाहता था। तीसरा कह रहा है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का वकालत करता था, और वकालत भी उसने कुछ तर्कों पर किया। तर्क क्या थे? कह रहा है भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं, उनके शब्दकोश सीमित हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठतम भाषा है। इनके शब्दकोश भी सुदृढ़ है, इसलिए इसे माध्यम बनाया जाए। यानी कि उसके अनुसार जो भाषा है, यानी कि जो प्राच्य साहित्य थे वो अविकसित और गंवारू थे और इनके शब्दकोश भी सीमित थे। वह चाहता था कि अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए, यानी कि भारतीयों के शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ भाषा है और संसार के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने उसकी रचना की है। दूसरा उसका तर्क था संस्कृत और अरबी जब भारत के सर्वसाधारण की भाषा नहीं रही और न ही भारतीयों को उसे सीखने में कोई रुचि भी है, इसकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत और अरबी पढ़ाई तो जाती थी लोग, लेकिन जन साधारण की यह भाषा नहीं हुआ करती थी। वह कहता था कि जब यह संस्कृत और अरबी जन साधारण की भाषा ही नहीं है, इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा को लागू करना चाहिए। उसे जो प्राच्य साहित्य है उसे सीखने में भारतीयों की भी कोई रुचि नहीं है। तीसरा उसका जो कथन था वो था अंग्रेजी शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है। यानी कि उसका मानना था कि जो अंग्रेजी है वो शासकों की भाषा यानी कि ब्रिटिशियों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, और जो भी
उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए होते थे, उच्च वर्ग होते थे, वो भी अंग्रेजी भाषा बोलते थे। उसका कहना था कि उच्च वर्ग के भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, अतः इसे माध्यम बनाया जाए। चौथा, उसने बताया कि भारतीयों के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि इसे माध्यम बनाया जाए और कानून की शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाए। उच्च वर्ग के शिक्षा के बारे में उसने क्या कहा? उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था करे। मैकाले ने सुझाव दिया कि केवल उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा की उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और जो भी निम्न वर्ग हैं उनके पास उच्च वर्ग से जो शिक्षा है वो छन छन करके इनके पास पहुंच जाएगी। इसे निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। निस्यंदन सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, निस्यंदन सिद्धांत छनई सिद्धांत या फिर अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, वो इसे ही कहा जाता था। मैकाले का विचार था कि सरकार के पास धन का अभाव है और सभी लोगों को, संपूर्ण जनता को शिक्षित करने से बेहतर है भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए और उच्च वर्गों से जो शिक्षा है उनके संपर्क से वो छन छन करके उनका अनुसरण जो निम्न वर्ग हैं उनके पास उनका अनुसरण करेंगे और जो उच्च लोग हैं वो निम्न वर्ग को शिक्षित करेंगे। और यही है छनई सिद्धांत, यानी कि जो शिक्षा है वो छन छन करके निम्न उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक आती है। इसे निस्यंदन सिद्धांत या छनई सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव। यूँ तो मैकाले भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का समर्थक था, किंतु उसे यह ज्ञान था कि शिक्षा संस्थाओं में सीधे तथा अनिवार्य रूप से यह शिक्षा नहीं ली जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा और अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह जानते जो मैकाले था वो काफ़ी प्रकांड विद्वान था और वह जानता था कि जो भारतीय हैं वो काफ़ी धार्मिक हैं और हम डायरेक्ट इनके धर्म की, अपने ईसाई धर्म की शिक्षा विद्यालयों में नहीं कर सकते और इनके धर्म को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो भारतीय हैं वो क्रियाशील हो जाएंगे और उनको मार खदेड़ेंगे। आधुनिक भारत में मैकाले की शिक्षा का प्रभाव क्या हुआ? आधुनिक भारत में जो उसका प्रभाव था, शिक्षा का प्रभाव था, वो दो प्रकार से पड़ा था। एक तो तत्कालीन प्रभाव पड़ा था और दूसरा पड़ा था दीर्घकालीन प्रभाव। तत्कालीन प्रभाव में पहला था शिक्षा नीति की घोषणा, यानी मैकाले ने बड़ी चतुराई से 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43वीं की व्याख्या की थी और इतने पूर्ण ढंग से की कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसे सहमत प्राप्त हुआ और अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यानी कि उसने शिक्षा नीति की घोषणा इतनी चतुराई से की थी कि इससे पहले अंग्रेजी शिक्षा का इतना अस्तित्व नहीं था जितना कि इसके बाद हुआ और इसीलिए लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता था। दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। इस नीति के द्वारा ही, यानी कि 1833 के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। कह रहा है नीति घोषणा होते ही अंग्रेजी माध्यम के उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज खोले गए और यह नींव इतने सुदृढ़ रूप से रखी गई कि हमारे देश में इस शिक्षा प्रणाली का तेजी से विकास हुआ, यहाँ तक कि आज भी हम इसी पर आधारित हैं। अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित। 1833 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया। यह मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में दिए तर्कों का ही परिणाम था। सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एक आदेश जारी कर यह निर्देश दिया कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समय अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जितने लोग अंग्रेजी जानते थे उनको सरकारी नौकरियों में विशेष स्थान दिया जाएगा।
और अब क्या आता है, दीर्घकालीन प्रभाव। दीर्घकालीन प्रभाव में भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी, यानी कि मैकाले के जो सुझाव थे उसके द्वारा भारतीय अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किए। इनको ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई और इनसे अनेकों लाभ भी हुए। दूसरा था, भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैकाले के समय भारतीय शिक्षा में सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। मैकाले के सुझावों के आधार पर जिस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया उसमें समग्र रूप से देश की उन्नति को ध्यान में रखा गया। उससे भारत में भौतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। हालांकि उससे पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा थी वह आध्यात्मिक शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन अब जो ये शिक्षा दिया मैकाले के बाद जो शिक्षा आई उसने भौतिक स्वरूप की भी काफ़ी उन्नति हुई। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय। उस समय हम अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त थे। मैकाले ने जिस शिक्षा प्रणाली की नींव रखी उससे हम उसके प्रति सचेत हुए और उन्हें दूर करने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हुए। भारत में राजनैतिक जागरूकता का उदय। अंग्रेजी के समय राज्य विस्तार की होड़ तो बहुत थी, परंतु यह राष्ट्रीय संकीर्णता थी, राजनैतिक जागरूकता नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने हमें मानव अधिकारों का ज्ञान कराया, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का महत्व बताया। हमें राजनैतिक चेतना जागृत की। नूरुल्लाह और नायक ने ठीक ही लिखा है, यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं शुरू हुआ होता। तो ये था उसके सुझाव, जो लॉर्ड मैकाले था उसके सुझाव थे भारतीय शिक्षा के प्रति। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉर्ड मैकाले की योगदान और और साथ ही साथ एडम स्मिथ के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे होता है ये लॉर्ड ऑकलैंड के प्रयास से ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। लॉर्ड मैकाले के योगदान से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे।